बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सरसाइज करनी है 3.2 दूसरी एक्सरसाइज तीसरे चैप्टर की, जो मैट्रिक्स एंड डायगोनल्स वाला जो है डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर है, जिसका नाम कालब और मक्ता है। इस चैप्टर की हमने सेकंड वाली एक्सरसाइज करनी है और सेकंड वाली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमने लिखा हुआ है। इसके टोटल 6 पार्ट है, 6 कालब हमें दिए हुए हैं, 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इनमें क्या फाइंड करना है वो बुक से जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपकी बुक में जो पेज नंबर है 50 वाला, उस पेज को जरा ओपन करें और इसमें कुछ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कालब की इकसाम। पेज नंबर 50 में कालब की क्या है, इकसाम लिखी हुई है। ठीक है, पहले हम इनको समझते हैं, हमें इनकी समझ आ जाएगी तो ये पूरी एक्सरसाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि कितारी कालब, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, कितारी कालब। ठीक है, मैं यहां पे साथ लिख देता हूं इसके, कितारी कालब। तो अब कितारी कालब की डेफिनेशन बुक में लिखी होगी, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। 50 पेज के ऊपर जो है आपको पहली डेफिनेशन रो मैट्रिक्स की है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब क्या कह रहे हैं, ऐसा कालब जिसके अंदर कितारों की तादाद सिर्फ कितनी हो, एक हो। कितारें कितनी हो, एक कितार हो, उसको हम क्या कहते हैं, कितारी कालब कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया ना। जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम ले, यानी इसकी डेफिनेशन में आपने मेन चीज क्या रखनी है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ओनली वन रो, सिर्फ एक कितार होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल हमने ये ली 1 2, इसमें बेटा कितारें कितनी हैं, एक है। कॉलम जितने मर्जी हो वो नहीं हमने देखने। ठीक है, एक हो, दो हो, तीन हो, 10 हो, हमने सिर्फ रो को देखना है। अगर किसी कॉलम के अंदर, किसी मैट्रिक्स के अंदर रो की तादाद हम काउंट करें और वो एक हो तो उस कॉलम को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, कितारी कॉलम कहते हैं। समझ आ गई है। जैसे मैं ये लिखता हूं 1, इसमें जो है सिर्फ मैंने 1 नहीं लिखा, अब इसमें जो है कितारों की तादाद कितनी है, एक है। ठीक हो गया ना, चाहे इसमें कॉलम भी एक है लेकिन हमने रो को चेक करना है, एक है तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह हम लिखते हैं कॉलम जिसमें लिखा हुआ है 2 3 1, तो अब इसमें भी रो की तादाद, कितारों की तादाद कितनी है, एक है, तो ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया ना। अच्छा, इसके बाद दूसरा होता है कॉलन मैट्रिक्स। जो है कॉलन मैट्रिक्स बेटा हम किसको कहते हैं, जो है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है कॉलमों की तादाद कितनी हो, यानी कालमी कालब, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, कालमी कालब, जिसमें जो है कॉलम की तादाद कितनी हो, एक हो। जैसे आपके पास ये 1 2 है, इसमें आप बेटा कितारें नहीं हमने काउंट करनी, क्या काउंट करने हैं, कॉलम। तो कॉलम इसमें कितने हैं, एक है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कालमी कॉलम या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आ गई बात। अच्छा, उसके बाद जैसे हम ये लिख लेते हैं, फिर मैंने लिखा ये 1, अब इसमें कॉलम कितने हैं, एक है, तो ये जो है वो कालमी कॉलम है। हालांकि ये रो मैट्रिक्स में भी हमने देखा था, इसमें रो भी एक है, कितार भी एक है, कितारी भी है और कालमी भी है। समझ आ गई बात। लेकिन अगर हम इस तरह की मिसाल लेते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है 1 2, अब इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें तो 2 है, तो ये कालमी कालब नहीं होगा। कालमी के अंदर क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए, जो है वो कॉलम एक होना चाहिए। बात समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बेटा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें जो है नेक्स्ट डेफिनेशन हमने करनी है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं मुरब्बी कालब। क्या बोलते हैं उर्दू में, मुरब्बी कालब। बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स जो है मुरब्बी कालब जो होता है, इसके अंदर ये होता है कि कालमों और कितारों की तादाद क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, मुरब्बी कालब ऐसे कालब को कहा जाता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल किसके हो, नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास 1 2 3
4 ये है। इसमें रोज कितनी है? 1 2, कॉलम कितने हैं? 1 2, सेम है तादाद। तो ये क्या है? ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कॉलम है। अगर एक और एग्जांपल लें हम, जैसे मैं लिख देता हूं सिर्फ 1, इसमें कितारें कितनी हैं? 1, कॉलम कितने हैं? 1। तो ये इसमें भी कॉलम और कितारें बराबर है ना, तो ये क्या है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। हालांकि ये रो मैट्रिक्स भी था, एक कतार वाले को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं यानी केतारी कॉलम, और इसमें एक कॉलम है तो इसको कालमी कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है बेटा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। बात समझ आ गई है? इसी तरह अगर हम जो है एक और मिसाल ले लेते हैं 1 2 3, और इधर हम लिख लेते हैं 0 1 0 4 5 4। ये आप देखें कोई भी वैल्यू मैंने लिख ली है। अब यहाँ पे कितारें कितनी हैं? 3, कॉलम कितने हैं? 3। तो ये भी आपका क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ आ गई है? इसके बाद हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम कहते हैं बेटा मुस्ततीली कॉलम। क्या बोलते हैं? मुस्ततीली कॉलम। ठीक हो गया ना? अब ये जो मुस्ततीली कॉलम यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, इसकी बेटा डेफिनेशन ये होती है कि इसमें जो रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होनी चाहिए। मैंने बुक का पेज आपको बताया, उसमें ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। इसमें जो है आपके पास रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास ये है 1 2 3 4, इधर 5, इधर 6 मैंने लिख दिया सपोज। ये देखे, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। बराबर हैं? नहीं है ना? तो ये क्या है आपके पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि मुस्ततीली कॉलम है। इसी तरह हम 1 और 2 लिखा, ये जो आपका कॉलम है इसमें कितनी रोज हैं? 1, और कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो ये भी क्या है? जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है यानी मुस्ततीली कॉलम है। बात समझ आ गई है? हालांकि इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। बात समझ आई है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। तो हमने पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम क्या बोलते हैं? जो है वो रो मैट्रिक्स केतारी कॉलम भी बोलते हैं। समझ आ गई बात? ये भी ओके हो गया? अच्छा, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल बेटा जो होता है उसके अंदर हमारे पास जो है उसको हम वितरी कॉलम कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? वितरी कॉलम। तो अब ये जो वितरी कॉलम है ना, इसकी निशानी ये होती है कि इसके अंदर जो डायगोनल की वैल्यू होती है ना, डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए। यानी इसका डायगोनल बेटा इधर जो वैल्यू होती है ना, इस जगह पे और इस जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। इनमें से कोई एक भी अगर जीरो ना हो और बाकी सारे इधर और इधर क्या हो? जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं यानी कि वितरी कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे वैल्यू आनी है ना, इस कोने में और इस कोने में, इस डायगोनल की वैल्यू, इस वितर की वैल्यू, यहाँ पे सपोज 1 है, यहाँ पे 2 है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये क्या है? फिर डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल की वैल्यू 0 नहीं है। ओके हो गया? इसी तरह इसकी एक और मिसाल ले ले, इधर 1 है, 0 0 1, ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल की वैल्यू 0, वितर की वैल्यू 0 नहीं है। अगर एक और ले ले, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 0 0 0, ये भी अब डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे? इसमें ये जो डायगोनल था, डायगोनल के अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो दोनों में से अगर एक भी 0 नहीं है ना, तो फिर भी क्या है? डायगोनल है, चाहे दूसरी वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन अगर एक भी, अगर यहाँ पे भी 0 होता ना, फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं था बनना। बात समझ आई है? अगर यहाँ पे भी 0 आ जाता, इस तरह हो जाती वैल्यू 0 0 0 0, तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? नल मैट्रिक्स यानी सिफरी कॉलम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिफरी कॉलम बोलते हैं हम। समझ आई है बात? इसको क्या बोलेंगे? सिफरी कॉलम नल मैट्रिक्स, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो। उसके बाद बेटा एक होता है हमारे पास स्केलर कॉलम यानी स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में स्केलर कॉलम ही बोलते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो स्केलर है ये किस तरह का होता है बेटा? इसमें ये होता है कि जो डायगोनल वाली वैल्यू है ना, जो इधर वैल्यू आनी है और इधर आनी है,
वो दोनों क्या हो, सेम, बाकी सारी जीरो हो डायगोनल की तरह। इधर वाली वैल्यू अगर इधर सपोज 2 है तो इधर भी क्या आए, 2 आए। डायगोनल में और इसमें फर्क क्या है, डायगोनल में ये है कि सेम हो या ना हो, लेकिन जीरो नहीं हो, ये वाली जीरो ना हो, ठीक है, इनमें से एक वैल्यू भी वो डायगोनल होगा। लेकिन जिसमें सेम होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर। अच्छा ये डायगोनल भी है, क्योंकि जीरो नहीं है तो डायगोनल भी है और स्केलर भी है। ये देखें, ये डायगोनल है लेकिन स्केलर नहीं है। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 होता तो फिर क्या होना था, स्केलर। ये वाला स्केलर भी है क्योंकि सेम वैल्यू है और डायगोनल भी है। बात समझ आ गई है। अच्छा उसके बाद एक और है हमारे पास, लास्ट वाला स्केलर के बाद जो है उसको हम बोलते हैं जो है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। उर्दू में इसको बोलते हैं वहदानी कालम। क्या बोलते हैं, वहदानी कालम। और इसकी निशानी ये होती है कि इसका जो डायगोनल है ना उसमें यहाँ पे 1 1 हो, बाकी सारे क्या हो, 0। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू दोनों 1 1 हो तो फिर ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वहदानी कालम बोलते हैं। समझ आ गई है बात। अच्छा अब ये देखें कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, यानी आइडेंटिटी भी डायगोनल होता है, स्केलर भी डायगोनल होता है, और डायगोनल वाला तो डायगोनल होता ही है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सारा जैसे डायगोनल वाला यूनिट नहीं हो सकता। ठीक है, जरूरी नहीं कि डायगोनल वाला यूनिट मैट्रिक्स हो, और इसी तरह जरूरी नहीं कि डायगोनल वाला स्केलर भी हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर है या यूनिट है, आइडेंटिटी है, तो वो डायगोनल जरूर होगा। बात समझ आ गई है। ठीक है, तो ये बेटा कुछ टाइप्स थी, इनको आपने देख लेना है। ये मैट्रिक्स की इनकी डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला आपका इसका पार्ट है जिसमें आपको कॉलम ए दिया हुआ है और उसकी वैल्यू आपके पास क्या लिखी हुई है, 5 7 और 8। इसको बेटा आप स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये। देखे सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ए जो कॉलम है उसमें वैल्यू लिखी हुई है 5 7 8। अब बेटा ये जो 5 7 8 लिखा हुआ है इसके ऊपर देखे बुक के अंदर स्टेटमेंट में लिखा होगा कि आपने क्या करना है, मालूम ये करना है कि ये किस किस्म का कॉलम है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, या किस तरह का है। तो अब ये देखें इसमें बेटा नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे फिर, ये रो मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, क्या है बेटा, ये रो मैट्रिक्स यानी कि कितारी कॉलम है। ठीक है, लेकिन कितारी के अलावा ये कुछ और बनता है। देखिए जरा यहाँ पे ये कितारी के अलावा कुछ और बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। तो जिसमें बराबर ना हो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन इस जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट में उसने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूछा ही नहीं है। ठीक है, ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो जो है रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततीली कॉलम के बारे में कोई जो है बात नहीं की हुई। उसने ये नहीं कहा कि ये बताएं कि मुस्ततीली भी हैं, लेकिन अगर आप साथ लिख दे ना इसके कि ये रो मैट्रिक्स भी है और उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक हो गया ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो फिर भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ रो मैट्रिक्स लिख दे तो फिर भी ओके है। समझ आ गई बात। अच्छा अब दूसरा जो है बी वाला, बी वाले में बेटा क्या है, 0, यही है ना। अब ये देखें सबसे पहले इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, 0 हैं। तो 0 वाले को क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, सिफरी कॉलम। समझ आ गई बात। उसके अलावा ये कुछ और है, बिल्कुल है, ये रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्यों है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं बेटा, 1 है। बात समझ आ गई है, ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट थर्ड वाला अगर पार्ट करें तो उसमें वैल्यू हमारे पास सी की जो है, सी वाला कॉलम दिया हुआ है 1 0 0 1। अच्छा इसको देखे बेटा तो ये क्या क्या है, सबसे पहले ये देखे
कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है, 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कॉलम। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये बेटा डायगोनल मैट्रिक्स है, वैसे उसने डायगोनल का पूछा नहीं हुआ इसमें, ठीक है, इसमें उसने डायगोनल का पूछा नहीं हुआ, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। समझ आ गई बात। और इसके अलावा ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, वहदानी कॉलम भी है, ये समझ आई है बात। लेकिन जवाब में अगर हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देंगे तो हमारा जवाब पूरा हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने बाकी चीजों के बारे में इस सवाल में पूछा नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें ये सारी चीजें हैं, तो आप सारी भी लिख दें तो बेस्ट है। समझ आ गई बात। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है उसमें है बेटा हमारे पास वैल्यू डी की 0 0 0 0, जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो उसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। समझ आ गई बात बेटा, सिफरी कॉलम। उसके अलावा ये और कुछ बनता है, ये वाला जो है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, तो बराबर हो नंबर ऑफ रोज और कॉलम तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आ गई बात बेटा, ओके हो गया। नेक्स्ट वाला अगर पांचवा पार्ट इसका देखें तो उसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, ई कॉलम दिया हुआ है जिसमें वैल्यू है 608। अब बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है, तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ आ गई, ओके हो गया। इसके अलावा ये और कुछ बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर भी है। ठीक हो गया। ये बेटा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ओके हो गया। लेकिन ये बुक में जवाब में नहीं लिखा होगा, जवाब एक एक ही लिखा है, ये जो मैंने सारे लिखे हैं ना, इसका ये लिखा होगा, इसका ये बाकी वाले नहीं लिखे, लेकिन आप बाकी वाले भी लिख देंगे तो फिर आपका कोई भी जो है बंदा चेक करने वाला इसको गलत नहीं कर सकता। ठीक हो गया ना। अच्छा, नेक्स्ट बेटा जो है लास्ट वाला एफ वाला, उसमें क्या है आपके पास, उसमें वैल्यू है 7 1 और 9। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है, तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स यानी काल्मी कॉलम है। ठीक है, और इसके साथ ये रेक्टेंगुलर भी है। समझ आ गई है बात। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था 3.2 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया, इसको नोट करें, फिर हम इसका सेकंड वाला करते हैं। बेटा अब क्वेश्चन नंबर हमने 2 वाला करना है, एक्सरसाइज 3.2 का, जिसके अंदर स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिसेस एज रो कॉलम स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब कहते हैं आपने इनको देख के बताना है इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है यानी कितारी कॉलम है, कौन से कॉलम मैट्रिक्स है कालमी कॉलम है, कौन से जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है मुरब्बी कॉलम है, और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। 4 चीजें आपने जो है इसमें बतानी है। ठीक है, बाकी चीजें उसने नहीं पूछी, ना इसमें उसने हमसे जो है वो आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स का पूछा हुआ है, ना उसने हमसे स्केलर मैट्रिक्स का पूछा हुआ है, ना डायगोनल का पूछा हुआ है। समझ आई है बात, ना ही नल मैट्रिक्स का पूछा हुआ है। ओके हो गया ना। तो जो पूछे हम वो भी लिख दें या जो नहीं पूछे हुए वो भी लिख देंगे साथ, तो कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन जो पूछे हुए हैं ना 4, रो कॉलम, उसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ये 4 आपने लाजमी जवाब में लिखने हैं। ठीक हो गया। तो अब पहले वाला जो ए वाला है फर्स्ट पार्ट, इसमें बेटा देखें इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने नजर आ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसमें कॉलमों की तादाद 1 है, कितारें इसमें कितनी है 3 है। तो इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है फिर ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। बात समझ आ गई है। एक भी लिख दे काम चल जाएगा, लेकिन इसमें क्या रो और जो कॉलम है उनकी तादाद बराबर है, कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, जिसमें बराबर ना हो वो कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। तो ये फिर बेटा आपका रेक्टेंगुलर जो है वो मैट्रिक्स भी है। ठीक हो गया। तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, यानी कालमी कॉलम भी है और
जो है वो बेटा मुस्ततीली कालब भी है। समझ आ गई बात। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला, इसमें आपको वैल्यू दी हुई है 1, 6, 4 और 1। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है। अगर एक होती तो फिर रो मैट्रिक्स होना था, रो नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। वो भी एक होता तो फिर कॉलम मैट्रिक्स होना था। ना ये रो है ना ये कॉलम है, लेकिन इसमें कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर है। 2 ही कितारें हैं और 2 ही कॉलम है। बात समझ आ गई? तो फिर ये कौन सा होगा बेटा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर होगी बात? ओके, समझ आ गई? इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद हम थर्ड वाला अगर देखें तो इसमें बेटा आपके पास एक रो नहीं है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें रो तो 2 हैं, ठीक है। और इसमें कॉलम कितने हैं? 3 है। अगर एक कॉलम होता तो फिर कॉलम मैट्रिक्स होना था। ना ये रो है ना ये कॉलम है। क्या इसमें कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर है? नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर बराबर होती तो स्क्वायर होना था। इसमें बराबर नहीं है, जिसमें बराबर ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर जो है वो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया बेटा? समझ आ गई है? मुस्ततीली कालब है सिर्फ ये, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। आगे चौथा जो है, इसमें देखें ये कौन सा है? अब मैंने नजर आ रहा है इसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर है। 2 रोज हैं 2 ही कॉलम है, तो ये फिर क्या होगा बेटा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर होगी बात? ओके हो गया। अब बेटा इसका जो है पांचवा पार्ट जिसमें ई है। अब इसमें क्या है? 3 रोज है और 2 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी जो है रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। तो ये फिर कौन सा बेटा? ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर होगी बात बेटा? ओके। उसके बाद इसका जो छठा पार्ट है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? कितारों की तादाद कितनी है? 1 है। जिसमें कितारों की तादाद 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स, यानी कितारी कॉलम। और इसके अलावा ये और कुछ बनता है? इसमें रोज 1 है और कॉलम कितने हैं? 3 है। यानी कितारें और कॉलम बराबर नहीं है। जिसमें कितारें और कॉलम बराबर ना हो वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर। तो ये बेटा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। समझ आ गई बात? क्लियर है? अच्छा, ये रेक्टेंगुलर है तो ये भी तो रेक्टेंगुलर था, ठीक है। तो इसके साथ रो क्यों नहीं लिखा? इसके साथ रो लिखा है क्योंकि इसमें रो की तादाद 1 नहीं है। जिसमें 1 होगी वो रो मैट्रिक्स होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब लास्ट वाला बेटा जो आपके पास 2 पार्ट हैं, जो है इसका 7वां। इसमें बेटा ये कौन सा आपको नजर आ रहा है? इसमें कितनी रोज हैं? कितारें कितनी हैं? 3 है। कॉलम कितने हैं? 3 है। तो दोनों चीजें बराबर हैं और जिसमें बराबर हो वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कौन सा बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर होगी बात? और लास्ट वाला ये बताएंगे आप कौन सा है? इसमें कितनी कितारें हैं? नजर आ रही कितनी है? 3 है। 3 कितारें हैं, 1 2 3। और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। ठीक हो गया। तो अब 3 कितारें 2 कॉलम, कॉलम और कितारें बराबर नहीं है। तो जिसमें बराबर ना हो वो कौन सा होता है बेटा? वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। क्लियर होगी बात बेटा? ओके है। रेक्टेंगुलर के अलावा ये और कुछ नहीं है। ना इसमें एक कॉलम है, कॉलम भी 1 से ज्यादा है, कितारें भी 1 से ज्यादा है। तो फिर ये ना रो यानी कितारी कॉलम है और ना ही कॉलमी कॉलम है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई बेटा? ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नोट करें इसको, फिर आगे थर्ड वाला करते हैं। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो है 3.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है वो कहता है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यानी आपने क्या करना है, इनमें से बताना है कौन सा डायगोनल वितरी कॉलम है, कौन सा जो है वो स्केलर कॉलम है और कौन सा यूनिट मैट्रिक्स यानी वहदानी कॉलम है। अब इसमें 3 चीजें आपने बतानी है। डायगोनल, ठीक है। उसके बाद जो है डायगोनल को हम वितरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केलर है, स्केलर को उर्दू में भी स्केलर ही लिखा होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, जो है वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में वहदानी कॉलम बोलते हैं। समझ आ गई बात? इसके अलावा अब इसमें रो कॉलम, ठीक है, या स्क्वायर मैट्रिक्स या
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो चीजें हमने नहीं बतानी। ओके हो गया। तो अब ये देखिए, वैसे तो इसमें जितने भी है ना, ये 5 के 5 पार्ट, इनमें आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी सब में 2 है, सारे स्केयर बनते हैं। लेकिन इसमें उसने स्केयर के बारे में नहीं पूछा कि बताएं इनमें से स्केयर कौन सा है या रेक्टेंगुलर कौन सा है। उसने कहा है आपने सिर्फ क्या बताना है कि डायगोनल कौन सा है, वितरी कॉलम कौन सा है, फिर ये बताना है जो है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, फिर आपने ये बताना है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स यानी वहदानी कॉलम कौन सा है। बात समझ आई है? तो बेटा इनके बारे में हमने शुरू में डिस्कस किया था। अगर आपके पास ये जो डायगोनल है, इसको डायगोनल बोलते हैं, ये और ये वैल्यू जो इस तरह होती है, ठीक है, इसको वितर बोलते हैं। यहाँ पे वैल्यू अगर एक भी जीरो ना हो तो ये क्या है, डायगोनल है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये डायगोनल है, ये हमारे पास डायगोनल है। ओके हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब इसमें यहाँ पे दोनों रकमें सेम नहीं है, और जिसमें सेम हो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। ओके हो गया, ये स्केलर भी है। और अगर यहाँ पे 1 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर होगी बात? यानी ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है और यूनिट भी है। बात समझ आ गई बेटा? ये तीनों तरह से है, ठीक है। 7 मैट्रिक्स यहाँ पे लिख ले, यानी वितरी कॉलम भी है, स्केलर कॉलम भी है और वहदानी कॉलम भी है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब नेक्स्ट वाले में ये वाली बात बेटा, यहाँ पे ये डायगोनल 0 है, यहाँ पे ये वैल्यू, इनमें से अगर ये जो दोनों एलिमेंट है इनमें से एक भी 0 ना होता तो इसका मतलब डायगोनल का एक एलिमेंट भी 0 ना हो तो वो कौन सा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। वितर की एक वैल्यू भी 0 ना हो तो वो क्या होता है, वितरी कॉलम। इसका मतलब ये डायगोनल कॉलम है, ठीक हो गया। अगर ये डायगोनल है तो इसको देखें, क्या ये स्केलर है? स्केलर की क्या निशानी थी, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों 5 है तो ये स्केलर भी है। ओके हो गया। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? यूनिट की ये निशानी है कि इधर भी 1 हो और इधर भी 1 हो, लेकिन इसमें 1 1 नहीं है, तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। समझ आई है? ये यूनिट भी था, ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है और यूनिट भी है, लेकिन ये सिर्फ डायगोनल और स्केलर है। बात समझ आ गई है? अच्छा, थर्ड वाला जो सी वाला है उसमें देखे बेटा, ये है डायगोनल वितर, इसमें से एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, एक भी एलिमेंट, चाहे दोनों हो चाहे एक भी हो, तो आप देखें ये इसके दोनों एलिमेंट में से एक नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये डायगोनल तो है। बात समझ आ गई है? तो ये आपका जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या ये स्केलर है? स्केलर की क्या निशानी थी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, इधर तो सेम नहीं है, एक 3 है एक 0 है, तो स्केलर नहीं है। और यूनिटी जो यूनिट मैट्रिक्स था या आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसकी क्या निशानी थी कि यहाँ पे भी एक हो और यहाँ पे भी एक हो, तो इसका मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। क्लियर होगी बात? तो ये सिर्फ फिर क्या है, डायगोनल है। अगला बेटा जो डी वाला है उसको देखे, तो उसमें देखे आपके पास ये है इसका डायगोनल वितर, ये वाला, क्या यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है? बिल्कुल है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये फिर इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक हो गया ना। अगर ये डायगोनल है तो क्या ये स्केलर है? स्केलर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे 7 है इधर भी 7 होता है, या यहाँ पे 6 है तो इधर भी 6 होता है, फिर स्केलर होना था। और यूनिट कब होना था? अगर इनकी जगह 1 1 होता, तो ना ये यूनिट है और ना ये स्केलर है। अब लास्ट वाला जो बेटा आपके पास ई वाला है, इसको अगर हम देखें तो इसमें देखें हमारे पास ई के अंदर जो आपका डायगोनल दिया हुआ है, वितर दिया हुआ है इस कॉलम का, उसमें ये वितर की वैल्यू नॉन जीरो एलिमेंट है, 0 के अलावा कोई रकम आ रही है? बिल्कुल आ रही है, तो इसका मतलब फिर ये डायगोनल तो है, ठीक हो गया। ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल के अलावा ये और कुछ है? क्या है? स्केलर, ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू हैं, अगर सेम हो तो ये क्या होता है, स्केलर होता है। क्या यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं, उसके लिए 2 की जगह क्या होना चाहिए था, इधर भी 1 और इधर भी 1। क्लियर होगी बात? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया है 3.2 एक्सरसाइज का। इसको नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 4 पार्ट हैं, जिनमें क्या कहते हैं आपने फाइंड क्या करना है इन सब का
जो है वो ट्रांसपोज फाइंड करना है। इनके ऊपर लिखा हुआ है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, आपने सबका बेटा जो है वो ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक हो गया ना। तो अब ये जो ट्रांसपोज है ना, ये कहते किसको है? अगर हमारे पास ये ए वाला जो कॉलम है, ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है तो इसके ऊपर छोटा सा टी लगा देंगे। इस टी का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। टी का मतलब क्या है बेटा? ट्रांसपोज। और हमारे पास कॉलम की वैल्यू क्या है? 2 3 4 5 और इसके ऊपर भी क्या लगा दिया? टी। इसका मतलब ये क्या आ गया? इसका ट्रांसपोज आ गया। ओके हो गया। तो अब बेटा इस साइड पे जो ये टी लगाया है ना हमने ए के ऊपर, ये ऐसे ही रहना है। ओके हो गया। और इधर आपने क्या करना है? जब ट्रांसपोज लेना होता है ना किसी भी कॉलम का, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, यानी कितारों को कॉलमों में बदल दो या फिर क्या करो, कॉलमों को कितारों में बदल दो। समझ आई है बात? जब हम कितारों को कॉलम बना देंगे या कॉलमों को कितारें बना देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। अब ये देखें, ये 2 3 इसकी क्या है? रो है ना, कितार है, तो इसको कॉलम बना दें ऐसे 2 3। समझ आई है बात? और ये जो दूसरी रो है 4 5, इसको दूसरा कॉलम बना दें 4 5। अब ये जब हमने रोज को कॉलम में बदल दिया है ना, ठीक है, तो अब बेटा ये जो टी है ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज आ गया। तो ए का जो ट्रांसपोज आया वो क्या है? 2 4 3 5। समझ आ गई बात? अब दूसरा पार्ट भी ऐसे ही होना है, बी वाला। जब हम बी का बेटा लेंगे ट्रांसपोज तो क्या करेंगे? ये जो बी वाला कॉलम है 3 7 6, इसके ऊपर क्या लगाएंगे? टी, ट्रांसपोज। ठीक है। अब ये ट्रांसपोज को जब हमने खत्म करना है इस टी को, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसमें कितने कॉलम है? एक कॉलम है। ठीक है, तो इसकी एक रो बना दो। ये कॉलम को किस में बदल दो? कितार में। कैसे? ये 3 7 और 6। तो ये बेटा आपका बी का ट्रांसपोज आ गया। अब ये देखें, कितारें खुद ब खुद कॉलम बन गए हुए हैं। ये क्या थी? 3, एक कितार थी, तो ये देखिए एक कॉलम बन गया है। ये दूसरी कितार, दूसरा कॉलम बन गया। ये तीसरी कितार, तीसरा कॉलम बन गया। समझ आई है? आपने एक ही काम करना है, या रो को कॉलम बना देना है या कॉलम को रो, दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब थर्ड वाला जो इसका पार्ट है जिसमें सी का हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ऊपर टी लगाया, इधर है 5 -2 और 4, इसके ऊपर भी क्या लगा दिया? ट्रांसपोज टी लगा दिया। ठीक है। अब इधर सी का ट्रांसपोज ऐसे ही, और इस साइड पे बेटा हमने क्या करना है? इसका ट्रांसपोज जब लेना है, टी खत्म करना है, तो ये एक रो है, तो ये एक क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। समझ आ गई है बात? तो ये बेटा सी वाला जो थर्ड वाला पार्ट था इसका ट्रांसपोज भी आ गया। अब हमने 4 वाला करना है, डी वाला। तो अब बेटा डी का ट्रांसपोज लेने के लिए उसके ऊपर टी लगाया, इसकी वैल्यू है 2 5 3 6 4 7, ऊपर क्या लगा दिया? ट्रांसपोज। ओके हो गया। अब जो डी का ट्रांसपोज आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये देखें, ये पहली रो है ना 2 5, ये पहला कॉलम बन गया 2 5। ओके हो गया। दूसरी रो क्या है? 3 6, तो ये दूसरा कॉलम बन गया। उसके बाद 4 5 तीसरी रो है, तो सॉरी 4 और 7 ये क्या बन गया? तीसरा कॉलम बन गया। तो ये आपका ट्रांसपोज आ गया डी का। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर ले, फिर हम इसका आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, यानी इसके 3 पार्ट्स हैं, और इन तीनों में क्या करना है हमने? इनका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। यानी कहता है फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो नेगेटिव बेटा कैसे फाइंड करना है? जैसे ट्रांसपोज लिया था ना, इसी तरह ए के साथ इधर भी माइनस लगा देना है, और इधर भी क्या कर देना है आपने? -3 0 5 और 6 के साथ क्या लगा दिया? माइनस। दोनों तरफ क्या लगा देना है? माइनस। तो ये मनफी कॉलम हो जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब इधर वाला माइनस साथ ऐसे ही रहना है, और इधर वाला बेटा जब माइनस खत्म करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो माइनस की वैल्यू है प्लस हो जाएगी। जीरो के साथ ना प्लस लगाते हैं ना माइनस, जीरो हमेशा जीरो ही रहता है। और ये 5 प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। और 6 प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा?
माइनस का, ये ए था और ये ए का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड हो गया है, मनफी कॉलम। क्लियर होगी बात। अब सेकंड वाला पार्ट जो है, इसमें आप बी के साथ भी माइनस लगाया और इधर जो आपके पास -3 3 -2 और 2 है, इसके साथ भी हमने दोनों तरफ माइनस लगा दिया। अब बेटा ये माइनस बी किसके इक्वल आएगा, ये 3 माइनस क्या है, प्लस का हो जाएगा, माइनस ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, ये 3 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये 2 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब थर्ड वाला भी इसी तरह आप इजीली कर सकते हैं, सी के साथ भी माइनस लगाया और इस कॉलम के साथ भी क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया आपने। अब बेटा ये सी का माइनस ऐसे ही रहेगा और इस साइड पे क्या होगा, 9 माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, ये 1 भी माइनस का हो जाएगा और 7 माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जो है 3.2 एक्सरसाइज का, जिसमें हमारे पास एक कॉलम ए दिया हुआ है, एक कॉलम बी दिया हुआ है, ये दोनों जो ए और बी मैट्रिसेस हैं। उसके बाद कहता है आपने वेरीफाई करना है इन दोनों से। पहला पार्ट है ए का 2 दफा ट्रांसपोज लें, ए का एक ट्रांसपोज फिर दूसरा, और 2 दफा ट्रांसपोज लेने के बाद जो जवाब आए वो किसके इक्वल आए, ए के। और दूसरा पार्ट जो है उसमें कहता है बी का 2 दफा ट्रांसपोज ले और जवाब क्या आए, बी के इक्वल आए। तो अब हम पहले वाला पार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला जो पार्ट है जिसमें हमारे पास वैल्यू है ए इक्वल, उसकी वैल्यू लिखी 2 3 4 और 5। ये ए मैट्रिक्स लिख लिया, इसका एक दफा बेटा ट्रांसपोज लिया, इधर भी टी लगा दिया और दूसरी साइड पे भी हमने क्या लगाना है, ट्रांसपोज का छोटा सा टी। अब इस टी को खत्म करेंगे, ये तो इधर ऐसे ही रहेगा ना ए के ऊपर टी, इसको बेटा खत्म करेंगे तो ये रो जो है ये क्या बन जाएगा कॉलम, और ये दूसरी रो 4 5 ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये ए का एक ट्रांसपोज आया है, समझ आई है बात। अब हमने ए का क्या करना है, दूसरा ट्रांसपोज लेना है। अब हमने इधर फिर एक ट्रांसपोज ऊपर लगा दिया और राइट साइड पे 2 4 3 और 5 इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगा दिया, समझ आ गई बात। अब इधर तो आ गया ए का 2 दफा ट्रांसपोज, और अब बेटा इसके ऊपर टी है, इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, इसकी ये जो रो है 2 और 4 ये क्या बन जाएगा कॉलम, ये दूसरी रो जो है 3 और 5 ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब 2 दफा ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया ये वाला 2 3 4 5 ये ए का नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ इधर क्या है, ए का 2 दफा ट्रांसपोज इक्वल इस सारे की जगह क्या वैल्यू है ए, तो इसकी जगह क्या रख दिया ए, तो ये साबित हो गया, यही उसने कहा था पहले पार्ट में साबित करना है। अब हम बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे जिसमें हमने बी का 2 दफा ट्रांसपोज लेना है। तो अब हमने पहले किसको लिखा, बी को, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 7 6 5 और 8। तो अब बेटा पहली दफा आपने क्या किया है, इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, इधर भी और इधर भी। तो बी का पहला ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ये 7 6 रो है, कितार है तो इसको कॉलम बना दिया, 5 8 भी रो है तो इसको सेकंड वाला कॉलम बना दिया, ये बी का एक ट्रांसपोज आ गया। अब हमने दूसरा लेना है तो इधर अगेन ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया इसके, तो जो दूसरी साइड पे वैल्यू है 7 5 6 और 8 इसके ऊपर भी क्या लगा दिया ट्रांसपोज। अब बेटा ये देखें, ये बी का जो डबल ट्रांसपोज है ये किसके इक्वल आया, इस टी को आपने खत्म करना है तो क्या आएगा, ये 7 5 रो है तो कॉलम बन जाएगा 7 और 5, और ये दूसरी रो है 6 8 तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब ये देखिए वापस वही वैल्यू आ गई बी वाली, तो हम क्या करेंगे, बी का जब हमने 2 दफा ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, बी के, तो ये भी वेरीफाई हो गया है, साबित हो गया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा वो भी कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लें। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन रह गया, वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है। अच्छा बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है। इसमें एक एल मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी एक एल कॉलम दिया हुआ है, और कहता है शो दैट ये जो एल कॉलम है
इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, सिमेट्रिक के बारे में पहले जरा समझ लें। एक वर्ड हमारे पास होता है सिमेट्रिक और एक होता है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है ना, इन दोनों में फर्क पहले हमें पता होना चाहिए। अगर कोई भी कालब है ना हमारे पास, जैसे ए, लेट्स सपोज एक कालब है, हम ए का ट्रांसपोज लें और उसका जवाब वापस उसी ए के इक्वल आ जाए। किसी भी कालब का ट्रांसपोज लें और उसका जवाब वापस उसी के इक्वल आ जाए, तो उसका मतलब वो कालब क्या होता है? वो सिमेट्रिक होता है। बात समझ आई है? और अगर हम किसी कालब ए का ट्रांसपोज लेते हैं और वो वापस ए के इक्वल आता है, लेकिन साथ उसके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस आ जाता है, ठीक है, तो वो फिर बेटा क्या होगा? वो स्क्यू सिमेट्रिक कालब होगा। समझ आइए बात? सिमेट्रिक में किसी भी कालब का ट्रांसपोज ले तो वो वापस वही वाला कालब आ जाए, ठीक है, उसमें कोई चेंज, कोई तब्दीली ना आए, तो हम कह देते हैं ये सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हम किसी कालब का ट्रांसपोज ले और जवाब आए तो वही, लेकिन साइन क्या हो जाए? चेंज हो जाए, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली रकम प्लस हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या है? वो स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसमें एल जो कालब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कहते हैं इसको साबित करना है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब है एल का ट्रांसपोज लेना है तो जवाब वापस किसके इक्वल आना चाहिए? एल के। तो ट्रांसपोज लेते हैं, एल के ऊपर हमने क्या लगा दिया बेटा? इधर टी लगा दिया। तो इधर ये जो आपके पास इसका जो है वैल्यू दी हुई है, इसके ऊपर भी टी लगा दिया। 2 3 4 3 -2 5 4 5 और 0। अब बेटा इस टी को खत्म करना है, तो एल का जो ट्रांसपोज है एल का, वो क्या आएगा? इक्वल, ये रो है 2 3 4, इसको क्या बना देना है? कॉलम 2 3 4। समझ आ गई? ये दूसरी रो है 3 -2 और 5, इसको दूसरा कॉलम बना दें 3 -2 और 5। समझ आ गई? ये तीसरी रो है 4 5 और 0, इसको तीसरा कॉलम बना दें 4 5 और 0। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद देखिए ये वैल्यू सेम इसके बराबर है। ये देखे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 3 -2 5, फिर 4 5 और 0, तो वो वापस एल ही बन गया ना। यानी हमने जब एल का ट्रांसपोज लिया बेटा तो वो वापस किसके इक्वल आ गया? एल के। तो मैंने बताया था जब किसी कॉलम का ट्रांसपोज ले तो उसका जवाब वापस वही आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक। उसने कहा था ये इस सवाल में साबित करो कि एल सिमेट्रिक है, इसका मतलब एल का ट्रांसपोज लेंगे तो वो वापस क्या आना चाहिए? एल ही आना चाहिए। तो हमने एल का ट्रांसपोज लेके देखा, वो वापस किसके इक्वल आ गया है? एल के। तो फिर क्या हो गया? ये साबित हो गया कि ये क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया ना? तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। समझ आ गई है बात? ओके हो गया? नीचे आप ये लिख सकते हैं प्रूव दैट, हेंस, इस तरह आप इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट, क्या प्रूव हुआ है? क्या साबित हुआ है? प्रूव दैट एल इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गई बेटा कि एल क्या है? एक सिमेट्रिक कालब है। ये साबित, उर्दू वाले क्या लिखेंगे? साबित हुआ एल एक सिमेट्रिक कालब है। समझ आ गई बात? तो इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है 3.2 जो है, दूसरी एक्सरसाइज तीसरे चैप्टर की, वो कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर आपको कोई मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।